हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की क्लास 6 की बुक मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं क्लास 7 की बुक पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं 5 चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज 6वां चैप्टर पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख शासक। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है और इससे कई प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, टोंक जिले के सोहला गांव की सुमन एवं सबाना जयपुर घूमकर आईं। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी, हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा, बहुत सुंदर है। वहां हमें बताया गया कि उसे सवाई जयसिंह ने बनवाया था। जयसिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया, तब वहां मैंने विजय स्तंभ देखा, जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। वहां लोग कह रहे थे कि कुंभा महान और वीर शासक थे। बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही कुछ शासकों के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले लिखा है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। यहाँ आप चित्र में पृथ्वीराज चौहान को देख सकते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। लिखा है, भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता का नाम सोमेश्वर एवं माता का नाम कर्पूर देवी था। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कर्पूर देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट के संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। तो इनके माता पिता का नाम याद रखिएगा, सोमेश्वर, और माता का नाम है कर्पूर देवी। पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूर देवी। और अल्पायु में ही इनके पिता जो हैं, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा व सेनानायक आदि गुण विद्यमान थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था, ये भी आपको याद रखना है। विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्र बरदाई व पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद बरदाई द्वारा की गई, और यही आपको याद रखना है। ये जो ग्रंथ है, इसके जो रचयिता है पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है चंद बरदाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है महाराणा कुंभा के बारे में। 1433 से 1468 ईस्वी। लिखा है, सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनैतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थे। आगे लिखा है, महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित हैं, ये आपको याद रखना है। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है, तो आपको याद रखना है महाराणा कुंभा ने। आगे लिखा है, कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध सबसे प्रमुख हैं। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना व चंडी शतक की टीका भी लिखी है।
महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्ति करने वाली उपाधियां भी धारण कर रखी हैं। तो इनकी जो उपाधियां हैं यहाँ पर जो लिखी हुई हैं ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है महाराणा सांगा। यहाँ पर आप चित्र में विजय स्तंभ देख सकते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं महाराणा सांगा के बारे में 1509 से 1528 ईस्वी। लिखा है महाराणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि महाराणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था, तो संग्राम सिंह था। ये आपको याद रखना है। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लाए। आगे लिखा है महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ आप चित्र में महाराणा सांगा को देख सकते हैं। अब लिखा है मालदेव के बारे में 1532 से 1562। लिखा है मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है और यही आपको याद रखना है। आगे लिखा है उन्होंने अपने काल में 52 युद्ध किए। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भाद्राजूड़ को जीता। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ये जो दुर्ग हैं ये आपको याद रखने हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक यानी कि ताकतवर नाम से पुकारा है। तो प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को किस नाम से पुकारा है, तो हशमत वाला शासक। अब लिखा है महाराणा प्रताप के बारे में 1572 ईस्वी से 1597। यहाँ चित्र में आप महाराणा प्रताप को देख सकते हैं। लिखा है महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। शासन ग्रहण करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठकर अकबर की शरण में जाना। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये आपको याद रखना है कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आगे लिखा है महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। उन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम याद रखना है उदय सिंह, माता का नाम जयवंता बाई। इनके प्रिय घोड़े का नाम भी आपको याद रखना है चेतक, और इनके हाथी का भी नाम याद रखना है राम प्रसाद, क्योंकि जो हाथी वाला प्रश्न है ये पूछा जा चुका है कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है राम प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है महाराजा राय सिंह 1574 से
1612 ईस्वी। लिखा है बीकानेर के राव कल्याण मल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। 1574 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कांधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है, तो महाराजा राय सिंह। आगे लिखा है राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पहले पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो महाराजा राय सिंह ने। आगे लिखा है इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। तो ये भी याद रखिएगा। अब लिखा है मिर्जा राजा जयसिंह। कछवाहा वंश के जयसिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। तो ये आपको याद रखना है, मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी जयसिंह को। आगे लिखा है मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। जयसिंह के अन्य दरबारी राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। तो मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में पढ़ लिया है। अब लिखा है महाराजा जसवंत सिंह। अच्छा लेसन है, इससे आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। लिखा है जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। तो यही आपको याद भी रखना है। आगे लिखा है मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना के साथ थे, यानी कि शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जय सिंह के कहने पर उन्होंने दौराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। तो ये ग्रंथ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है महाराजा राज सिंह प्रथम। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। इनके पिता का नाम याद रखिएगा। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। सिंहाड़ यानी नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाया। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाए। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई। और यही आपको याद भी रखना है। और इस मंदिर का नाम भी याद रखिएगा, अम्बा माता मंदिर। आगे लिखा है कांकरौली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है।
यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो राज प्रशस्ति जो है देश का सबसे बड़ा शिलालेख है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सवाई जयसिंह। जयसिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति व मालवा में पठारों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। तो प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की, तो औरंगजेब ने। आगे लिखा है राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवाहा राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। आगे लिखा है सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा। सवाई जयसिंह ने समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारका नामक ग्रंथ लिखा गया। तो ये जो प्रश्न है जयसिंह कारका नामक ग्रंथ किस पर आधारित है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है ज्योतिष विद्या पर पूछा जा चुका है ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख हैं। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनवाईं, जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित हैं। तो ये आपको जो 5 वेधशालाएं हैं ये आपको याद रखनी है कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है महाराजा सूरजमल 1755 से 1763। तो महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंपा था। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर इलाके जीत लिए। आगे लिखा है सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सूदन, आखेराम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो लेसन होता है यहीं पर समाप्त। शब्दावली पढ़ लेते हैं। विद्यानुरागी क्या होता है? विद्या में अत्यधिक रुचि रखने वाला, मर्मज्ञ, ज्ञानी और अवनति यानी कि पतन। तो अच्छा लेसन था, इससे आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। अगला लेसन है 7वां अध्याय है आजादी का आंदोलन और राजस्थान। चलिए पढ़ लेते हैं। अच्छा लेसन है, इससे कई प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। लिखा है देश में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था, इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों एवं जनजातियों ने आवाज उठाई एवं संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की एवं बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखा है राजस्थान में किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन से कई प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रैक्टिस में मैंने लिए भी हैं, और अब मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो उसमें मैंने पहली वीडियो में 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का रिवीजन करवाया। दूसरी वीडियो में मैंने 40 प्रश्न लिए हैं और तीसरी वीडियो में मैंने
41 यानी कि 41 क्वेश्चन लिए हैं। तो इसमें नए प्रश्न भी शामिल किए हैं, पुराने प्रश्न भी हैं, यानी कि जिनको मैं प्रैक्टिस में ले चुकी हूँ वो प्रश्न भी हैं और कुछ नए प्रश्न भी हैं। तो यदि आपने प्रैक्टिस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। लिखा है, मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे, परंतु अंग्रेजों एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना प्रारंभ किया। कब किया? जब अंग्रेजों और राजाओं के मध्य सहायक संधि हो गई तब अंग्रेजों ने क्या किया? राजाओं से नगद वसूलना प्रारंभ किया। आगे लिखा है, राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से एवं जागीरदारों ने किसानों से वसूल की। अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदार ऐसो आराम में पड़ गए एवं यह भार भी किसानों पर डाल दिया गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गईं। किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। सबसे पहले लिखा है बिजोलिया आंदोलन, और इससे कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो लिखा है, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को कहा जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह 44 वर्षों तक चला एवं पूर्णतया अहिंसात्मक रहा। तो यही आपको याद रखना है, यह कितने वर्षों चला? 44 वर्षों तक, और यह पूर्णतः अहिंसात्मक था, यानी कि इसमें हिंसा शामिल नहीं थी। ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, बिजोलिया जो वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। पहला चरण यानी कि प्रथम चरण 1897 से 1914, दूसरा चरण 1914 से 1923 और तीसरा चरण 1923 से 1941। तो ये चरण भी आपको याद रखने हैं। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थीं। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ के महाराणा से इसकी शिकायत की। क्या शिकायत की? कि बिजोलिया की जो जनता है उससे 84 प्रकार की लागतें ली जा रही हैं। आगे लिखा है, नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चमवरी कर लगा दिया। किसानों के विरोध के बाद चमवरी कर की लागत माफ कर दी गई एवं लगान में छूट दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी की लागत लगा दी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्यवाही का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उनको माणिक लाल वर्मा का भी साथ मिला। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों से समझौता कर उनकी जमीनें पुनः दिलवाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। तो इन महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं। और इस आंदोलन के बारे में आपको याद रखना है, 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला और अहिंसात्मक था ये भी आपको याद रखना है। और 3 चरण में ये आंदोलन चला, तो ये भी आपको याद रखना है। अब लिखा है बेगू किसान आंदोलन। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए तथा पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश से राम नारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया।
लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। जो समझौता हुआ किसानों और राजा अनूप सिंह के बीच में, तो मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट ने इसे मानने से मना कर दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने व गांव को जलाने का आदेश दिया। रूपाजी कृपाजी धाकड़ घटना स्थल पर ही मारे गए। कई किसान घायल व गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें समाप्त की गईं व बेगार पर रोक लगाई गई। तो ये आपको याद रखना है। इसमें ये लोग घटनास्थल पर ही मारे गए थे, रूपाजी और कृपाजी धाकड़, और कई किसान घायल हो गए थे। अंत में प्रशासन को ही झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें समाप्त कर बेगार पर भी रोक लगा दी गई। तो ये था बेगू किसान आंदोलन। अब लिखा है बूंदी किसान आंदोलन के बारे में। लिखा है सन 1926 में पंडित नैनूराम रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग बाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई। ये आपको याद रखना है। अनेक स्त्रियां व बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगें स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। अब लिखा है अलवर किसान आंदोलन। नीमू चाना। लिखा है अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमूचाना गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां एवं बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया। अनेक पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। तो प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड गांधी जी ने किसे कहा है, तो अलवर किसान आंदोलन को। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सीकर किसान आंदोलन। तो सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं की। किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गईं। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस आंदोलन की चर्चा की गई, तो आपको याद रखना है सीकर किसान आंदोलन। आगे लिखा है जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। तो इन नेताओं के नाम भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी के किसानों ने भी मनमानी लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। ये आपको याद रखना है कि यहाँ के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया था। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। डूंडलोद ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौता करने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया।
तो प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि किस आंदोलन का समाधान आजादी के बाद हो पाया, तो शेखावाटी किसान आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। लिखा है अन्य किसान आंदोलन। लिखा है सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों एवं भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लगान लाग बाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए तो उसने बंदूकें, तलवारें व भाले चलवाई, जिससे कई लोग हताहत हुए। तो ये जो अन्य आंदोलन है उनके बारे में बताया जा रहा है। तो ये किसान आंदोलन थे। आपको किसान आंदोलन से एक प्रश्न जरूर मिलेगा। अब लिखा है जनजातीय आंदोलन के बारे में, तो चलिए इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियां प्राचीन काल से निवास करती आई हैं। दक्षिणी राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है। मेवाड़ के राज चिन्ह में इनका चित्र अंकित रहता है। जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है, परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियां सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई हैं। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। उस काल में कुछ जनक सेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। तो सबसे पहले लिखा है भील आंदोलन के बारे में। लिखा है भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को जागृत किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाईं। घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। तो प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि किस आंदोलन को भगत आंदोलन कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भील आंदोलन। आगे लिखा है आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडियों में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एक ही आंदोलन कहा जाता है। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्र हुए तथा महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया और यही आपको याद भी रखना है। जो 21 सूत्रीय मांग पत्र था, इसे कहा गया मेवाड़ की पुकार। आगे लिखा है महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पंड्या तथा हरदेव जोशी को भी जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अब लिखा है मीना जनजाति आंदोलन। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है मीना जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीना चौकीदारी करते एवं बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते। ये मीना चौकीदार मीना कहलाई। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीनाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीना जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया। इन कारणों से मीनाओं में असंतोष फैला। मीना समाज में व्याप्त बुराइयों, जरायम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आज़ादी के बाद सन 1952 में जाकर जरायम पेशा कानून समाप्त हुआ। तो ये आपको याद रखना है, ये कानून समाप्त हुआ 1952 में आज़ादी के बाद। तो ये था मीना जनजाति आंदोलन। अब लिखा है प्रजामंडल। आंदोलनों के बारे में आपको पढ़ा दिया। अब लिखा है प्रजामंडलों के बारे में, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया।
एवं राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों का गठन किया गया। तो प्रजामंडल का अर्थ याद रखिएगा, प्रजा का मंडल अथवा संगठन। और सबसे पहले लिखा है मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में। लिखा है जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। तो ये आपको सन याद रखनी है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में की थी, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जयपुर प्रजा मंडल। 1931 में कर्पूर चंद पारगी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। थोड़ा थोड़ा आपको इनमें से याद रखना है। आगे लिखा है यह राजस्थान का प्रथम प्रजा मंडल था। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, तो जयपुर प्रजामंडल। आगे लिखा है 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की मांग की। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेवाड़ प्रजा मंडल। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिकलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही थी। आगे लिखा है बीकानेर प्रजामंडल। उन्नीस 1936 में मघाराम वैद्य एवं लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। आगे लिखा है कोटा प्रजामंडल। लिखा है अभिन्न हरि तनसुख लाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की मांग की। इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समानांतर संचालित की जाती रहीं। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। तो प्रजामंडल से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो किस प्रजामंडल की स्थापना किसने की, बस आपको इतना याद रखना है। अब लिखा है प्रमुख जननायकों के बारे में, और जननायकों से और लोक देवताओं से इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रमुख जननायकों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले लिखा है गोविंद गुरु के बारे में। लिखा है गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो आपको याद रखना है बंजारा परिवार में। आगे लिखा है यह दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। इन्होंने 1930 में संप सभा की स्थापना की। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व। यहाँ चित्र में आप इन्हें देख भी सकते हैं, गोविंद गुरु को। आगे बढ़ते हैं।
लिखा है संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने और बच्चों बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया और रोज स्नान करने व ईश्वर में आस्था रखने की बात कही। तो गोविंद गुरु से प्रश्न यही पूछा गया था कि इनका जन्म किस परिवार में हुआ था, तो आपको याद रखना है बंजारा परिवार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अर्जुन लाल सेठी। यहाँ आप इन्हें देख भी सकते हैं चित्र में। चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। लिखा है इनका जन्म जयपुर में हुआ था। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी को सौंपा गया। अब लिखा है केसरी सिंह बारहट के बारे में। लिखा है केसरी सिंह बारहट राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपूताने के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राजचुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठ लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि चेतावनी राजचुंगटिया किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है केसरी सिंह बारहट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है विजय सिंह पथिक। लिखा है विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ। उन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर ये भूमिगत हो गई। बाद में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया एवं 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। और यही आपको याद रखना है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने 1919 में की। यहाँ आप चित्र में विजय सिंह पथिक को देख सकते हैं। आगे लिखा है सेठ दामोदर दास राठी। लिखा है दामोदर दास राठी का जन्म पोकरण मारवाड़ में हुआ। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था। खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रासबिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी। 21 फरवरी 1915 का दिन था उसके लिए, यानी कि 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निश्चित किया। राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। तो यही आपको याद रखना है यहाँ से। अब लिखा है ठाकुर जोरावर सिंह बारहट, और इनसे भी प्रश्न पूछा गया है। तो लिखा है चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रासबिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए सन 1939 में इनकी मृत्यु हुई। क्योंकि इन पर इनाम रखा गया था इसीलिए ये भूमिगत हो गए थे और 27 वर्षों तक भूमिगत ही रहे और 1939 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे लिखा है कुंवर प्रताप सिंह।
लिखा है ये केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। इन्होंने रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे तब इनके परिचित आसा नाडा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गईं। साथ ही क्रांतिकारियों के जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे सीआईडी के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में ही शहीद हो गए। तो इनकी मृत्यु जेल में ही हो गई थी, बरेली जेल में, ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है राव गोपाल खरवा। चलिए इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह एवं विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को टाटगढ़ में नजरबंद कर दिया गया। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों वहां से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल में भेज दिए गए। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो गोपाल सिंह खरवा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन तो यहीं पर होता है समाप्त। शब्दावली और पढ़ लेते हैं। बेगार क्या होता है? बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम। सत्याग्रह क्या होता है? सत्य के लिए किया गया हट यानी कि आग्रह। लागबाग क्या है? जागीरों द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत कर और बेगार। और चंवरी कर क्या है? तो चंवरी कर होता है जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 2 लेसन पढ़ाए हैं, 6वां और 7वां लेसन। दोनों ही लेसन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन यानी कि यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।